एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से किस ढंग से आप तैयारी करें कि आप अपने इस पेपर को क्रैक कर सकें। लेकिन स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हम सभी की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती हैं। हर किसी का जो तरीका है याद करने का, चीज़ों को रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का, वो हर किसी का अलग होता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इससे अलग कोई और तरीका है तैयारी करने का तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैं बताने वाली हूँ ये मेरी तरफ से है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर है और मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी की अगर बात करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये तो कॉमन है कि वो नेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उनकी कंडीशन डिफरेंट है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया है। एक कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो कि फिलहाल एमएससी कर रहे हैं, वो अभी अपने एमएससी में हैं और फिर नेट की तैयारी करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमएससी अपनी कंप्लीट कर ली है और ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। हालांकि ये सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अपने एमएससी में होते हैं उसी टाइम से जो पेपर है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बात ये है कि उनकी एमएससी कंप्लीट हो गई है, आफ्टर एमएससी वो कर रहे हैं। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट वो हैं जिनकी एमएससी हुए काफ़ी टाइम हो गया है, उनका फर्स्ट या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, अभी भी उनका पेपर क्रैक नहीं हुआ है, तो वो नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हमने स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा है तो ऑब्वियसली इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेटेजी इनके लिए है वो इनके लिए भी सुटेबल होगी, या फिर जो इनके लिए है वो इनके लिए भी ठीक होगी, या फिर जो इनके लिए है इनके लिए या फिर इनके लिए ठीक होगी। हर किसी की स्ट्रेटेजी जो है वो अलग अलग होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी फिलहाल एमएससी कर रहे हैं और नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से नेट की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिनकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है उन्हें कैसे तैयारी करनी है, और एक और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिनका सेकंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है उन्हें किस तरीके से मूव करना है। तो आज की वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिलहाल एमएससी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप अपनी एमएससी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो फिलहाल एमएससी में हैं उनके पास 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब कुछ बातें उनके फेवर में है और कुछ बातें उनके फेवर में नहीं है। अब आपके लिए नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या होती है नेट की तैयारी को लेकर। सबसे पहला तो ये होता है कि आपके पास टाइम कम होता है, टाइम का इशू रहता है। आपको ये रहता है कि हमारे 9 to 5 तो क्लासेस होती हैं, लैब्स होती हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है नेट की तैयारी के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। सेकंड ये होता है कि हमें अपने एग्जाम भी देने होते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, बीच में एग्जाम आ जाए, यूनिट टेस्ट आ जाए, हाफ ईयरली आ जाए, या फिर जो एनुअल टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, वो आ जाते हैं, तो हमें अपनी तैयारी छोड़कर फिर पेपर की तैयारी करनी पड़ती है, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और साथ साथ जो थर्ड है ये है कि जो सिलेबस है वो भी सेम नहीं है। मतलब नेट का जो सिलेबस है और जो हमारे मास्टर्स का सिलेबस है वो भी सेम नहीं है। कुछ तो सेम है लेकिन ज़्यादातर क्या है, अलग है। तो भी हम ऐसे भी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिलेबस सेम होता है तो ओब्वियसली आप मास्टर्स के साथ में तैयारी कर लें, लेकिन सिलेबस भी लगभग सेम नहीं होता है। तो ये 3 दिक्कतें होती हैं, लेकिन इन दिक्कतों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर आपके मास्टर्स में अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप नेट भी नहीं दे सकते। आपने पढ़ाई होगा कि हर एक कैटेगरी के लिए एक फिक्स परसेंटेज मेंशन है कि अगर आपकी इतनी परसेंटेज है मास्टर्स में तो ही आप नेट का पेपर देने के लिए योग्य हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, मास्टर्स को अगर आप अवॉइड करेंगे और अगर मानो आपने नेट क्वालिफाई कर भी लिया तो भी वो वैलिड नहीं होगा यदि आपके मास्टर्स में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, या फिर जितना मतलब सीएसआईआर ने मेंशन किया है उतने नहीं हैं। तो ये हालांकि नेगेटिव पॉइंट है, ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी, पर ये ऐसी प्रॉब्लम है जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अब अच्छा बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है। देखो, पॉजिटिव पॉइंट आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि जो भी आपका नोन है, जैसे आप जानते हैं जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, आप उनसे अगर पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर नहीं हो पाया, तो उनका एक मेन कारण रहेगा कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। देखना, आप जो भी आप जानते हैं जिनको भी पूछना, उनका ये इशू रहेगा कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। मास्टर्स में या तो उनके टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या तो उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो पाए हैं। और मास्टर्स के बाद तो उनका एक अटेम्प्ट तो केवल बेसिक्स क्लियर करने में चला गया है,
केवल बेस क्लियर करने में उनका एक अटेम्प्ट चला गया है ऐसे ही, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आकर कहीं उनका बेस क्लियर हुआ है, फिर उन्हें एडवांस पढ़ा है, ऐसे ही उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट निकल जाते हैं, तब तक उनका ये इशू रहता है, उनका बेस क्लियर नहीं है। अब आपके पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो बात है, ये जो प्रॉब्लम है जो वो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, उसको तुम अभी ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि तुम अभी उस फेज में हो, अभी तुम मास्टर्स कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट है कि तुम अपना बेस जो है हर एक यूनिट का, उसे पूरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आप मास्टर्स करने के बाद प्रॉपर नेट की तैयारी करें, उस दौरान आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए। ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका बेस क्लियर है, जिसे चीज़ें पता है, वो एक यूनिट को मानो अगर 15 डेज में करता है, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसका बेस क्लियर नहीं है, उस स्टूडेंट को इस मतलब एक यूनिट को करने में 1 महीना भी लग सकता है, तब भी श्योरिटी नहीं है कि वो आराम से कर लेगा। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है तो 15 से 20 दिन में आप आराम से एक यूनिट को, जो कि सबसे बड़ी हम लेंथ अगर लगा लें नेट के सिलेबस की, उसे आप आराम से कर सकते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप मास्टर्स में हैं, अपने बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, अपने बेस को क्लियर कीजिए अच्छे से, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो ये आपके पास नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इन दोनों को कंबाइन करके करना क्या है, ये मैंने बता दिया है, प्रॉब्लम है, ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है। अब हमें करना क्या है, उन दोनों पॉइंट को कंसीडर करना है, इसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते और इसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर करना क्या है। तो देखो, यहाँ आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जिस भी सेमेस्टर में आप हैं, आइदर फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उस सेमेस्टर का अपना सिलेबस लीजिए, सिलेबस की हार्ड कॉपी लीजिए, आपके ये MSc का सिलेबस है, और यहाँ आप साइड में रखिए अपना नेट का सिलेबस, और ये चेक कीजिए कि कितना पॉइंट जो है, या फिर कितने टॉपिक या फिर कितनी यूनिट हैं जो कि मैच हो रही हैं। इस काम को करने में मेरे हिसाब से आपको 30 मिनट्स लगेंगे, अगर आपके पास ये हार्ड कॉपी प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो होनी चाहिए, आपके पास नेट का जो सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, और जो MSc का आपका सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। उन्हें दोनों को लीजिए और ये देखिए सबसे पहले कि कौन सा टॉपिक या कौन सी यूनिट ऐसी हैं जो कि आपके सेमेस्टर में भी आ रही है और जो कि नेट में भी आ रही है। मानो अगर आप बॉटनी से MSc कर रहे हैं, बॉटनी से आप MSc कर रहे हैं, तो आपके किसी ना किसी सेमेस्टर में तो प्लांट फिजियोलॉजी जरूर आएगी, ये तो एक मेन पार्ट होता है। और आपको पता होगा कि नेट में भी एक यूनिट ऐसी है जो कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी पर ही बेस है, जो कि 6 यूनिट है हमारी। तो अब आपने देख लिया है कि आपके मास्टर्स में भी ये यूनिट है, और आपने देख लिया कि आपके नेट में भी ये यूनिट है। बस आपको करना ये है कि इस यूनिट को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को इतना अच्छे तरीके से कर दीजिए कि आपका मास्टर्स का भी काम हो जाए और आपके नेट के लिए भी काम हो जाए। अब यहाँ 3 फेज होती हैं। एक, सबसे पहले हम लर्न करते हैं चीज़ों को, फिर हम रिवाइज करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको करना क्या है, जैसे ही आपने देख लिया कि सिलेबस सेम है, हम मान रहे हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी सेम है, आपके सेमेस्टर में भी है और आपके नेट में भी है, तो अब आप डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक आएंगे, आइदर फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, और जो वाटर पोटेंशियल है, जितने भी टॉपिक जो मैच कर रहे हैं, उन्हें आप बिल्कुल डिटेल में और डीपली पढ़ेंगे, डिटेल में और डीपली पढ़ेंगे। साथ साथ यहाँ आप जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो ये आपके मास्टर्स में भी हेल्प करेगा। साथ साथ आप उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपके नेट के लिए होंगे, और जो आपने डिटेल में पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, ये आपके नेट के लिए भी है, प्लस आपकी मास्टर्स के लिए भी है। एक और एडिशनल पॉइंट है, यहाँ आपको PYQs करने हैं, जो कि आपके मास्टर्स से अलग होगा। मतलब PYQs जो भी इस टॉपिक से, यानी कि अगर आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस से जितने भी PYQs आए हैं वो सब आप प्रैक्टिस कर लेंगे साथ साथ में। तो ये 3 काम करने हैं आपको हर एक टॉपिक के साथ, जो कि आपके मास्टर्स और जो कि आपके सेमेस्टर से मैच होता है। यकीन मानिए, अगर आप इतना भी कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि आफ्टर MSc आपका 50% जो नेट का सिलेबस है वो कवर हो गया है। देखो, ये जो 50% मैंने बताया है, ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, आपकी यूनिवर्सिटी पर, कि उन्होंने जो सिलेबस कंसीडर किया है वो कितना मैच करता है नेट से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरा ही जो मास्टर का सिलेबस है वो बिल्कुल नेट जैसा ही होता है, लेकिन कहीं कहीं ये थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो ये 50% का जो क्राइटेरिया है ये ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि 67 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, और 50 से कम भी हो सकता है। बट हम अगर एक एवरेज लेकर चलते हैं तो आफ्टर MSc आप देखेंगे कि 50% जो आपका सिलेबस है नेट का वो आपने कर ही दिया है, और बिल्कुल इतने अच्छे से किया है, PYQs के साथ में किया है, कि अब आपको केवल ये रिवाइज करना होगा। और जैसे ही आपका फिर फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, आपके MSc के बाद जो आपको 6 महीने मिलेंगे, उसमें आप बाकी का सिलेबस करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका नेट क्लियर हो जाएगा।
अगर आप इस तरीके से मूव करते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस मैच करेंगे, आप कोई भी सेमेस्टर में हैं, और ऐसे भी वरी नहीं करना है कि 2 सेमेस्टर चले गए हैं तब तो मैंने ऐसा नहीं किया, अब मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ तो अब क्या कर सकते हैं, अब 3rd सेमेस्टर को ही ले लीजिए बस। आप 1st को 2nd को छोड़िए, 4th को भी छोड़िए, केवल 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसे उठाइए, मैच कीजिए नेट के सिलेबस से। जो मैच हो रहा है बस उसको आपको डिटेल में करना है, बिल्कुल डिटेल में करना है। अब वो डिटेल में करना कैसे है आगे मैं आपको बताऊंगी। तो डिटेल में करोगे, डीपली करोगे, जो उसके शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाओगे, PYQs को प्रैक्टिस करोगे, तो यहाँ फायदा ये है कि आपका एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा वो टॉपिक और आपके नेट के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, अभी बात आती है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लगता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि वो तैयारी कर सकते हैं, मतलब कि अपनी मास्टर्स के साथ में ही वो नेट की तैयारी भी कर सकते हैं। उनके पास इतना टाइम है या फिर वो टाइम को इतना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि वो आराम से नेट की अगर तैयारी करना चाहें, कुछ यूनिट्स को तैयार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे इतना नहीं हो पाता है तो जो मैंने आपको अभी बताया है वो फॉलो करना है। अब मैं बता रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि वो मास्टर्स तो कर ही सकते हैं अच्छे से, साथ साथ वो एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं अपनी नेट की तैयारी के लिए। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें फिर कोचिंग लेनी है, या तो वो ऑनलाइन हो सकती है या तो वो ऑफलाइन हो सकती है। ये डिपेंड करता है टाइम पर, टाइम इन द सेंस कि जो ऑफलाइन सेंटर है क्या वो आपके आसपास है। आपको ये देखना है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए ट्रैवलिंग में, जाने में आने में। तो अगर ऑफलाइन सेंटर आपके पास में ही है और आपको ऑफलाइन में कंफर्टेबल भी है तो आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को प्रेफर कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आसपास कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा अगर मैं जाता हूँ, काफ़ी दूर पड़ता है, तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ भी लेते हैं अच्छे से तो आपको ऑनलाइन ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ एक बात याद ये रखनी है कि यदि आप ऑनलाइन लेते हैं, यदि आप ऑफलाइन लेते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि सारी यूनिट बिल्कुल मुझे अभी करनी है, MSc से मतलब पास होने से पहले ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए ना ही तो आपकी MSc हो पाएगी और ना ही आप नेट क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको मास्टर्स में क्लासेस भी लेनी होती है, लैब्स भी लेनी होती हैं, आपके एग्जाम्स भी होते हैं, और फिर आप ये भी सोच रहे हो कि जो नेट की 30 यूनिट है उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर साथ में आपका मास्टर्स का और जो नेट है उसका सिलेबस भी मैच नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, यदि आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो यहाँ आपको कुछ यूनिट्स को फिक्स करना है। अब ये खुद आप डिसाइड करेंगे कि कितनी यूनिट करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, लेकिन फिक्स कर लेंगे। मानो आप इतना कर सकते हैं कि 5 यूनिट ऐसी हैं जो कि मुझे अपनी MSc से पहले, मतलब मेरी MSc जब तक कंप्लीट होती है तब तक बिल्कुल अच्छे से करनी है। अगर टाइम कम है तो आप इसको 4 भी कर सकते हैं। टाइम अगर आपको लगता है ज़्यादा और आप कर भी सकते हैं तो आप इसको 6 भी कर सकते हैं। पर ये डिपेंड किस पे करेगा, सबसे पहले आप 1 यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो 1 यूनिट को आप चूज़ करेंगे। इस 1 यूनिट को बिल्कुल अच्छे से करना है, डिटेल में, डीपली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, PYQs प्रैक्टिस करने हैं। जब ये कंप्लीट यूनिट हो जाए तब आप सेकंड पर मूव करें, सेकंड हो जाए तब आप थर्ड पर मूव करें। ऐसा नहीं कि फर्स्ट भी चल रहा है सेकंड भी कर लूँ, थर्ड भी कर लूँ, फोर्थ भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है। पहले बस 1 यूनिट का टारगेट लेके चले, बस 1 का, कि मुझे बस 1 करनी है। जब वो 1 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए और फिर लगे कि हाँ अभी टाइम है, मैं कर सकता हूँ, तो फिर सेकंड पर आ जाइए, थर्ड पर आ जाइए, फोर्थ पर आ जाइए, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर भी अगर बात की जाए कि कौन सी यूनिट है जो ज़्यादा मतलब बिल्कुल करनी ही चाहिए, तो मैं कहूँगी कि यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट 1 जो है यानी कि बायोकेमिस्ट्री। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, आइदर आप MSc में हैं अभी या फिर MSc के बाद तैयारी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी यूनिट है जो कि आपके मास्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और नेट के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड में कहूँ तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेल बायोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ अगर आप कर रहे हैं बॉटनी से तो आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी ज़रूरी है, इसको भी आप ज़रूर टारगेट करें अपनी MSc के दौरान। साथ साथ अगर बात करूं, अगर आपके पास जूलॉजी है तो एनिमल फिजियोलॉजी आपको ज़रूर टारगेट करनी है, एनिमल फिजियोलॉजी ज़रूर टारगेट करनी है। साथ में आप इकोलॉजी को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि इकोलॉजी थोड़ी इजी पड़ती है, और इवोल्यूशन को टारगेट कर सकते हैं।
लेकिन ये मैंने बता दिया है, लेकिन करना कैसे है। पहले आप मूव करेंगे बायोकेमिस्ट्री पर, बायोकेमिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। फिर जब ये हो जाएगा तब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चलेंगे, तब सेल बायोलॉजी चलेंगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी है। अगर आप बॉटनी से कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको प्लांट फिजियोलॉजी ही टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर में जरूर आएगा ये टॉपिक या फिर ये यूनिट। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। मैंने बता दिया है, एक बार मैं फिर से अगर रिकॉल कर देती हूँ सारी बातें। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास टाइम का इशू है और जिनको ये लगता है कि वो इतना नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बस ये करना है कि जो सिलेबस आपका मैच हो रहा है सेमेस्टर का और नीट का, उसे आपको बेहतरीन ढंग से करना है, विद PYQs, विद शॉर्ट नोट्स और डिटेल में स्टडी करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब MSc से अलग भी कर सकते हैं और बहुत सारा कर सकते हैं, तो फिर आप यूनिट वाइज मूव कीजिएगा। मतलब यूनिट वाइज इन द सेंस नेट की जो यूनिट वाइज है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ तो आप अपने सेमेस्टर को देखकर नेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आप नेट को देखकर तैयारी करेंगे। मतलब नेट की यूनिट है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो देखिए मेरी तरफ से ये स्ट्रेटेजी है आपके लिए। अगर आपको पसंद आई है तो फॉलो कर सकते हैं, बट यकीन मानिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि मास्टर्स में काफ़ी प्रेशर रहता है, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि हमारी क्लासेस इतनी सारी होती हैं, फिर लैब्स का भी काम होता है और फिर बीच बीच में एग्जाम्स भी आते हैं। उन एग्जाम्स को भी मतलब अच्छी परसेंटेज से पास करना है और उसके साथ फिर हम नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाकई में एक बड़ा बर्डन होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप इन मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। बस आपको ये देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। क्या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप कोचिंग पर भी जा सकते हैं और यूनिट वाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता है मास्टर्स के बाद, तो आप फर्स्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और तब मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी मास्टर्स कंप्लीट होगी तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इन सब स्ट्रेटेजी के कारण। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।